बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मेटावर्स। और मेटावर्स जो है वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जिसके अंदर हम दाखिल होकर अपने वो तमाम तरह काम कर सकते हैं जो कि हम एक रियल लाइफ के अंदर करते हैं। और या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया होगी जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट के थ्रू इंटर होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए इस वर्चुअल दुनिया के अंदर जो है वर्ल्ड के अंदर हम दाखिल होंगे। और अंदर आने के बाद फिर हम वो तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या कर सकेंगे जो कि हम अपनी एक रियल लाइफ के अंदर हम काम करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक रियल लाइफ और आपकी वर्चुअल दुनिया के अंदर जो है ये फ़र्क है करते हैं। ये यूनिवर्स तो सुना है, मल्टीवर्स भी सुना है, तो ये मेटावर्स क्या चीज़ है, इसके बारे में आप बताएंगे? जी, तो सबसे पहले हम मेटावर्स के वर्ड को समझते हैं कि इसके क्या मानी है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटा और वर्स को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेटा निकला है ग्रीक के वर्ड से, और ग्रीक के मतलब है बियॉन्ड, और बियॉन्ड का मतलब है परे होना, मतलब सेपरेट होना, अलग होना। और वर्ड्स जो है वर्ड निकला है यूनिवर्स से। तो एक ऐसा यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स से परे हो या अलग हो, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल दुनिया है। और 1992 के अंदर एक साइंस फिक्शन बुक शाया की गई थी जिसके राइटर थे नील स्टेफसन। और उस बुक के अंदर जो है ये वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद 31 मार्च 1999 के अंदर एक फ़िल्म रिलीज़ की गई जिसका नाम था द मैट्रिक्स। ये उसकी बहुत बड़ी और बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसके बाद जो है समझ लें कि इस वर्ड को और पॉपुलैरिटी मिली, फिल्म रिलीज़ की गई जिसका नाम था अवतार। और अवतार फिल्म या द मैट्रिक्स फिल्म जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं या उसको देखकर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर जो है मेटावर्स जो है वो किस तरह की दुनिया होगी। लेकिन हमें मेटावर्स की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, इसकी क्या ज़रूरत है हमें? वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें वो काम 100% परफेक्टनेस ही चाहिए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो डिसेंट्रलाइज हो। इस लिहाज से आगे इन फ्यूचर के अंदर हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पेश आएगी। तो ये भी एक वजह है कि हम मेटावर्स के जो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन जाएगी। और इसकी एग्जांपल आप जो है क्रिप्टो करेंसी की भी ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है हम बिटकॉइंस यूज़ करते हैं, और बिटकॉइंस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ख़रीद फरोख्त होती है, वो भी जो है डिसेंट्रलाइज ही होती है। और हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी करेंसी जो जो हमारी मिल्कियत है वो किसी एक सेंट्रलाइज के हाथ में हो। हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा काम डिसेंट्रलाइज हो। हम आगे चलकर इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज किस तरह से काम करता है, ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है, तो आपको और इजीली इस चीज़ को समझ में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब हम इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं तो हम 2D डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जबकि मेटावर्स के अंदर जो है हम 3D डायमेंशन के अंदर आकर जो है काम करेंगे। तो ये हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा सहल और आसान बना देगा, और हमारे काम के अंदर परफेक्टनेस भी होगी। तो ये भी एक वजह है कि हमें इस चीज़ की आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा आप जो है अपने ही रूम के अंदर बैठे बैठे एक स्पेशल हेडसेट लगाने के बाद जो है आप इस दुनिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। और सिमिलरली आप इस तरह के काम कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, या अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करते हैं, या फिर आप शॉपिंग करते हैं, या फिर आप जो है एजुकेशन हासिल करते हैं, या फिर आप जो है किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो सिमिलरली हम इसी तरह के सारे काम जो है इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर एंटर होने के बाद कर सकेंगे। क्या ये सब मुमकिन है, और ये किस तरह से पॉसिबल है? हाउ इज पॉसिबल, इस बारे में बताएं। जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। वो इस तरह से कि अगर आप सोचें कि अगर आज से 20 साल पहले कोई ये कहता है कि बच्चे स्कूल के बजाय घर में बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करेंगे, तो क्या कोई इस चीज़ को मानता, एक्सेप्ट करता इस बात को? या फिर कोई ये कहता है कि जो है आप जो है 20 साल बाद जो है
लोग जो है अपने ऑफिस जाने के बजाय अपने घर के अंदर ही बैठे बैठे जो है वर्क फ्रॉम एट होम करेंगे। तो इसको भी कोई इजीली मतलब नहीं अंडरस्टैंड कर सकता था इस बात को। तो इस जिस तरह से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आती चली जा रही है, तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि हमें जो है आगे इन फ्यूचर में जो है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने वाली है मेटावर्स की। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि हम इस डिजिटल दुनिया के अंदर किस तरह से इंटर करेंगे, वो किस लिहाज से हम जो है इसको यूज़ कर सकेंगे। जी, इस डिजिटल दुनिया के अंदर एंटर होने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर ये भी कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए इस डिजिटल दुनिया के अंदर एंटर कर सकेंगे और अपने वो तमाम तर काम कर सकेंगे जो हम एक अपनी रियल लाइफ के अंदर हम अंजाम देते हैं। सो वो कौन से गैजेट्स होंगे या कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसको हम इस्तेमाल करके इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर या मेटावर्स के अंदर दाखिल होंगे। नॉर्मली जो इसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे वो कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी कि देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर दिखाएगा। सबसे पहले है नंबर 1 पर ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा वर्चुअल रियलिटी, उसके बाद आपको मिलेगा एमआर के टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर आप इसमें देखेंगे कि ब्लॉकचेन की भी किरदार अदा करेगा इसके अंदर, और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो है एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन के की भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे। क्योंकि ये तमाम के तमाम तकरीबन साथ के साथ जो है ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही जो है हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इंटर हो सकेंगे। हालांकि ये तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ आज के दौर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं और इनको हम इस्तेमाल में भी लाते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको हम मेन स्ट्रीम पर लाकर और इन तमाम को एक जगह पर इकट्ठा करके या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने के बाद फिर हम इनको यूटिलाइज करने के साथ जो है मेटावर्स की दुनिया के अंदर एंटर हो सकें। और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने जो है एस्टिमेट किया है कि तकरीबन इस मेटावर्स तक पहुंचने के लिए हमें 5 से 10 साल का अरसा लग सकता है। बाकी इसके अलावा और भी तज्ज़िया निगार हैं, उनका कहना है कि इसमें कम से कम 10 से 15 या 20 साल भी लग सकते हैं कि एक्चुअल हम जो है, बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हम हमारे सामने वक्त के साथ साथ जो है इम्प्रूवमेंट होती रहती है, और मे बी के जो है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगे इसको मेन स्ट्रीम लाइन पर आने के लिए। और तो इसीलिए फेसबुक ने अपना प्लेटफॉर्म का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा रख दिया है, और फेसबुक ने जो है ये तहैया किया है कि हम इस मेटावर्स के ऊपर काम करेंगे और इसको जो है आगे इसको एक स्ट्रीम मेन स्ट्रीम पर लेकर आएंगे इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को। इस मेटावर्स के ऊपर कौन लोग काम कर रहे हैं या कौन सी ऐसी कंपनी थी जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं और इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो एक मेन स्ट्रीम के ऊपर ला रही हैं या लाना चाह रही हैं, आप इस बारे में बताएं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मुख्तलिफ़ किस्म की गेमिंग सेक्टर्स के जो है वो कंपनीज जो है इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं, और क्योंकि ये तमाम बड़ी कंपनीज जो है बड़ी फ्यूचरिस्ट कंपनीज हैं और इनको इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसलिए ये लोग जो है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और मेहनत करेगा तो वो इस चीज़ को अचीव कर लेगा। और ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी विजुअल वर्ल्ड जो कि मेटावर्स की जो वर्ल्ड होगा और इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उन तमाम का डेटाबेस जो है इन लोगों के पास महफूज हो रहा होगा। क्यों? एक्चुअली ये इस वक्त रियल लाइफ के नहीं होगी, बल्कि हम एक डिजिटल दुनिया के अंदर या डिजिटल या वर्चुअल दुनिया के अंदर हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और अपने तमाम तर काम कर रहे होंगे, तो हमारी हर एक एक एक्टिविटी, हर एक एक हमारी मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी, और जिस कंपनी के हम गैजेट यूज़ कर रहे होंगे वो तमाम के तमाम हमारी इंफॉर्मेशन उसके पास रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये भी जो है एक मैटर है कि इस लिहाज से जो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी का भी थोड़ा सा इसके अंदर आ जाएगा थोड़ा सा मसला, वो हम अभी वीडियो के अंदर आगे चलकर देखते हैं कि वो क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। क्या मेटावर्स सक्सेसफुल होगा, या किसी ने इसकी डिमांड भी की है, या ये किसी को चाहिए भी?
जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं, ये बात तो तय है कि हमें आगे चलकर वर्चुअल वर्ल्ड या मेटावर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए कि हमारे जितने भी हमारे इंटरनेट के ऊपर हमारा काम होता है, हम चाहते हैं कि वो सब का सब डिसेंट्रलाइज़ हो, या ये कह लीजिए कि वो सब का सब हमारे ही कंट्रोल के अंदर हो। कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी ना हो जिसके पास या जिसके हाथ में हमारा का पूरा डेटा मौजूद हो। तो ये भी अच्छा, वो किस तरह के गैजेट्स होंगे, थोड़ा-सा इनके इसके बारे में थोड़ा तफ़सील से बयान करेंगे आप? देखिए, एग्ज़ैक्टली हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कौन-कौन से गैजेट होंगे। हाँ, अभी हमने अपने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक लिस्ट देखी थी, दोबारा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये तकरीबन 7 के 7 जो है हमने सॉर्ट आउट किए हैं कि ये तमाम के तमाम वो गैजेट हैं या वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एक मेटावर्स की दुनिया के अंदर दाखिल हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या चीज़ होती है या क्या टेक्नोलॉजी होती है? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है एक, जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये इस तरह से हवा में एक स्क्रीन बन जाती है और उसके ऊपर हम टचिंग करते हुए अपने जो है डेटाबेस को या अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी को जो है हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं या कहेंगे। और ये टेक्नोलॉजी जो है आज के दौर में भी एग्जिस्ट करती है। आपने मुख्तलिफ साइंटिफिक मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, या फिर आप आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आप अपने मोबाइल की जो है जो उसकी लेज़र बीम निकलती है उसके अंदर पूरी स्क्रीन जो है दीवार के ऊपर आपको नज़र आएगी। तो ये भी जो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एग्जाम्पल है और ये आज के दौर में भी एग्जिस्ट करती है। बस ये चीज़ ये है कि ये हमारे मेटावर्स का भी हिस्सा बन सकेगी, क्योंकि इसके थ्रू जो है हम अपनी उस रियल लाइफ से हटकर जब वर्चुअल लाइफ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी जो हमें जो है स्क्रीन के ऊपर या डिस्प्ले कोई सामने होगा जिसके ऊपर हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत बड़े घर सर पर जो है हेडसेट लगाकर और हम किसी दूरी, ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस जगह पर मौजूद हैं। जैसे कोई, अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हैं और वो हेडसेट लगाकर आप देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप खुद मौजूद हो, आप खुद प्रेजेंट हो। ये भी चीज़ आज के दौर में जो है एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ किस्म की। और तीसरे नंबर के ऊपर हम देखेंगे कि MR के टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी होती है ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का मिक्सचर होता है। मतलब दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी एक MR के टेक्नोलॉजी की जो है वजूद में आएगी। तो इट मीन्स के मेटावर्स के अंदर जब हम जाएंगे तो हम सेपरेटली जो है या इंडिविजुअली जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल रियलिटी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी काम कर सकेंगे जिसके अंदर ये दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आ रही होंगी। तो इस लिहाज से हम इसको नंबर 3 पे हमने रखा है, इसका नाम है MR के टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अपने डेटाबेस को डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आज के दौर में, और ये भी आज के दौर में एग्जिस्ट है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि या तो मतलब ये कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो सेंट्रलाइज इसको कंट्रोल कर रही हो। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें हम बिटकॉइंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो बिटकॉइंस की जो ख़रीदो फरोख्त होती है वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं होती, बल्कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास अगर 5 बिटकॉइंस हैं तो वो 5 बिटकॉइंस पूरी की पूरी दुनिया के कंप्यूटर के पास रिकॉर्ड में मौजूद है कि इस नाम के इंसान के पास इसका ये कोड है या इसका ये आईडी नंबर है, उसके पास जो है 5 बिटकॉइंस मौजूद हैं। तो इस मीन्स के ये 5 कॉइन्स किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्लॉकचेन के ऊपर मुश्तमिल है। और इसमें जो कुछ जो है एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे इसमें। और दूसरी फिर इसके एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप अपना वोट डालते हैं और EVM का बटन प्रेस करते हैं और अपना वोट डालते हैं, या फिर बैलेट बॉक्स के अंदर आप अपना वोट डालते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका वोट जो है सही मानों में काउंट किया गया है, या फिर सही मानों में जिस इंसान को आपने वोट दिया है उसके नाम पर ये डाला गया है।
तो इसकी अथॉरिटी मतलब इसकी श्योरिटी हमें देती है एक सेंट्रल, मतलब एक इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट हमें इसकी गारंटी देता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के अंदर ही करप्शन हो तो फिर ये हमारा मतलब वोट हम किस तरह से पहचान सकेंगे कि ये हमारा वोट जो है असल में जो है काउंट किया गया है या नहीं। तो इसी लिहाज से अगर हम इलेक्शन कमीशन के इस डेटाबेस को कन्वर्ट कर दें ब्लॉकचेन के अंदर, तो फिर हर एक इंसान खुद वेरीफाई कर सकता है कि उसका वोट काउंट किया गया है या नहीं किया गया है। ये इसकी बहुत बड़ी और बेस्ट एग्जाम्पल है। और मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के अंदर जो है ये इलेक्शन का काम जो है वो ब्लॉकचेन डेटाबेस के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, ताकि किसी भी तरह की जो है वोटिंग के अंदर जो है करप्शन ना की जा सके। और देखें, हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ पेपर पर कुछ राइट कर कर अपना डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, या फिर एक्सेल के अंदर जाकर उसकी स्प्रेडशीट के अंदर सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी डेटाबेस जो है वो अपना रिकॉर्ड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर इससे बरक्स है। ये जिस तरह से ब्लॉकचेन हम बात कर रहे हैं तो हर एक ब्लॉक होगा और उसके अंदर हमारा डेटा जो है मौजूद होगा। किस सूरत में होगा वो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देखें, एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक के अंदर एक साइड पर जो है हमारा डेटा रिकॉर्ड होगा, दूसरे साइड इसका अपना एक हैश होता है। हैश मीन्स ये समझ लीजिए कि उसका अपना फिंगरप्रिंट्स। ओके, तीसरा साइड जो होगा वो अपने पिछले वाले ब्लॉक का उसने हैश रखा होगा, मतलब पिछले वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट रखा होगा। इट मीन्स कि एक ब्लॉक के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका रिकॉर्ड, आपका डेटाबेस उसके अंदर शामिल है, दूसरा उस अपने ब्लॉक का जो है फिंगरप्रिंट है, और अपने पिछले वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट्स है। तो इट मीन्स के जो है ये फिर एक इस तरह से एक चेन चलती रहती है और हर एक ब्लॉक इसके अंदर जो है ऐड होता रहता है और शामिल होता रहता है, और दुनिया के तमाम तर कंप्यूटर इसकी माइनिंग करते रहते हैं, और माइनिंग के साथ साथ इसको जो है वेरीफाई भी करते हैं कि कोई इस डेटाबेस के अंदर कोई किसी भी तरह के जो है टेम्परिंग ना की गई हो या फिर इसको डिलीट ना किया गया हो, और ये हो भी नहीं सकता। वो इस लिहाज से कि क्योंकि ये तमाम का तमाम डेटाबेस जो है एक ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड ऑफ फर्स्ट ब्लॉकचेन ऑफ बॉक्स? जो ब्लॉकचेन के अंदर फर्स्ट बॉक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? जाहिर है पहला तो कोई ब्लॉकचेन होगा ना जिसके थ्रू रिकॉर्ड सेव किया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वो इस लिहाज से कि सबसे पहला जो ब्लॉक होगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। और जेनेसिस ब्लॉक जो है ओरिजिनल या राइटफुल ब्लॉक कहा जाता है, जिसके अंदर जब उसको क्रिएट किया जाता है तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया भर के कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाती है या सेव हो जाती है, और फिर उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड होती रहती है। तो इस तरह से एक चेन के ज़रिए जो है तमाम के तमाम ब्लॉक जो है एक साथ जुड़ते रहते हैं। और इससे ये एडवांटेज होगा कि किसी भी तरह के आपकी इस इंफॉर्मेशन को, कम से कम आपकी इस इंफॉर्मेशन को कोई भी जो है इंसान अपने कंप्यूटर के ऊपर हैक नहीं कर सकता। नंबर 2, इसके डेटा के अंदर टेम्परिंग नहीं कर सकता। नंबर 3, इसके अंदर इसको जो है कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। तो ये इसका एडवांटेज है ब्लॉकचेन के ऊपर जब हमारा डेटाबेस ऐड होता है या सेफ होता है। तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? ये डिसेंट्रलाइज क्या चीज होती है, क्या टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज किस तरह से बनाता है? हाँ, डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हम जो नोट फिजिकल नोट करेंसी यूज करते हैं उसका जो है एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि उसके तमाम उसको कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर सेंट्रल बैंक जो है नोट ज़्यादा छापना शुरू कर दे तो आपके पास जो वैल्यू है 100 रुपया है, उस 100 रुपये की वैल्यू घट जाएगी, है आपके पास। लेकिन जिस दौर में आपने उसको कमाया था और आज के दौर के अंदर उसमें फ़र्क आ जाएगा, या फिर अफरात-ज़र बढ़ जाता है, या फिर जो है वो बैंक जो है नेक्स्ट स्टेप कह दे कि भाई 100 का नोट जो है वो अब मार्केट में नहीं चलेगा, तो वो नोट जो है आपका सिर्फ एक कागज़ का पेपर ही की हैसियत रह गई है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये डिसएडवांटेज है हमारे पास जो करेंसी है उसका डिसएडवांटेज ये है कि किसी
एक यूनिट के पास बहुत पावर है, वो चाहे तो उस नोट को कैंसिल कर दे, वो चाहे तो उसकी वैल्यू गिरा दे। जबकि अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं और कोई क्या कहते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम काम करते हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइंस के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो उसमें आपको तमाम के तमाम आपके बिटकॉइंस या आपके जो कॉइन्स की वो वैल्यू होगी, वो तमाम की तमाम डिसेंट्रलाइज होगी। मतलब किसी भी एक को ये कंट्रोल नहीं कर रहा होगा और ये आपके ही कंट्रोल में होगी। आप चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो और मज़ीद बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर एडवांटेज है कि आप जो है अपने अपने जो आपकी वैल्यूज़ है वो कभी डाउन नहीं होगी। हाँ, वो वक्ती तौर पर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब इसका कोई भी सेंट्रलाइज नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के जो अगर हम देखें तो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी का मतलब होता है कि मतलब मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम जो है इसमें करेंसी के हिसाब से उसको वेरीफाई करते हैं। और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज की जो है आपको टाइप मिलेगी, जिसके अंदर आप मतलब बिटकॉइंस होता है, नंबर 2 जो है वो रिपल होता है और एथरियम होता है और डोज कोइंस होता है। ये तमाम के तमाम किस्म के जो है ये इसमें क्रिप्टो करेंसीज की होती हैं, जिनके नाम है, जिसको आप जो है ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। और ये तमाम के तमाम करेंसीज जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है अपना वर्क कर रही होती हैं। तो इट मीन्स के इन करेंसीज के अंदर जो है वो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये सब का सब जो है करेंसीज की ख़रीदो फरोख्त जो है डिसेंट्रलाइज है जी। तो अब हम बात करते हैं एनएफटी पर। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, फंजिबल की जगह हम यूज़ करते हैं रिप्लेसेबल। ओके, मतलब नॉन रिप्लेसेबल टोकन। अब रिप्लेसमेंट की हम एग्जांपल लेते हैं अपने इस बुक की, ठीक है। मान लीजिए कि ये बुक किसी ने राइटर ने जो है शाया की है और इस तरह की बुक जो है वो 100 रुपये की मिल रही है मार्केट के अंदर। तो हज़ारों लाखों कॉपीज़ जो है वो 100 रुपये में ही मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैंने इस बुक को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद जो है मैंने इसके अंदर कुछ अपने हाइलाइट्स कर दिए हैं या कुछ स्क्रिबल कर दिए हैं या फिर कुछ इसके अंदर पोस्ट कर दिए, जस्ट लाइक इस तरह से, ये देखें कुछ राइटिंग है। तो इट मीन्स कि अब जो है ये बुक एक यूनिक बुक हो गई है, अब ये नॉर्मल बुक नहीं है। और इस बुक के अंदर जो है क्योंकि मेरे अपने नोट्स हैं, मेरे अपने स्क्रिबल्स हैं, मेरे अपने जो है हाइलाइट्स हैं, तो अब मैं इस बुक को जो है 200 रुपये की बेच सकता हूँ मार्केट के अंदर, मतलब डिजिटल अगर दुनिया के अंदर देखें एनएफटी के थ्रू। तो ये फ़र्क हुआ कि आपकी ऑनरशिप होगी। उससे पहले जो है वो एक नॉर्मल बुक थी और उस बुक की कीमत जो है 100 रुपये की अगर आपने ख़रीदी है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वो 100 रुपये की ही बिकती। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने अपने जो है हाइलाइट्स किए हैं, अपने कुछ पोस्ट इसके अंदर ऐड किए हैं, तो अब ये बुक यूनिक हो गई है। और इट मीन्स कि अब ये वाली बुक जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकती उन तमाम बुक्स के साथ जो इस वक्त मार्केट में घूम रही हैं, मार्केट के अंदर दुकानों के अंदर पड़ी हुई है। तो इट मीन्स के अब हम इसको कहते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन, मतलब ऐसा आपका एसेट या ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एक यूनिक हो और जो आपकी अपनी हो, ठीक है। हालांकि ये मेरे राइटर मैंने इसको राइट नहीं किया, ना मैंने इसको प्रिंट किया है, मैंने तो इसको परचेज किया है, लेकिन इसके अंदर हमने इसको एक यूनिकेबल बनाया है अपने लिहाज से। तो अब मेरी मर्जी, मैं इसको 100 दिरहम की या 100 रुपये की मैंने ख़रीदी थी, तो अब मैं इसको जो है 200 रुपये की बेचना चाहता हूँ। तो ये इजीली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है इजीली बिक जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है एनएफटी की। और एनएफटी के जो है हम मुख्तलिफ किस्म के, मतलब इसके अंदर आप जो है वीडियोस ले सकते हैं, ऑडियोस ले सकते हैं, और या फिर आप जो है कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं, किसी भी तरह की जो है आप इमेजेस को जो है बनाकर जो है एनएफटी के ऊपर अपलोड कर सकते हैं उसको सेल करने के लिए
दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है इसके अंदर जो है बिज़नेस करते हैं या इसके अंदर जो है ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं एनएफटी के अंदर। तो एनएफटी की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाकर जो है अपनी प्रोडक्ट मतलब डिजिटली प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे आगे मेटावर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली है। जी, तो अब हम बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। 5G टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है जब हम मेटावर्स के अंदर जो काम करेंगे तो उस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर हमारा डेटा को जो है अपलोड और डाउनलोड करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो उसके लिए हमें जो है हाईली जो है वाईफ़ाई की ज़रूरत होगी जो कि 5G कहलाती है। इसके अलावा अगर आप इसको और मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी क्या है और मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है, तो मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो उस वीडियो को भी आप देखकर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसको ले सकते हैं कि हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से चलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें बताई गई है। बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक था वो था मेटावर्स से मुतालिक और आई होप कि जो है आपको मेटावर्स से मुतालिक काफ़ी मालूमात मिली होगी इसके ज़रिए और मे बी के जो है कुछ सालों बाद जो है यह हमारा इंटरनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए या मेटावर्स जो है हमारे नॉर्मल इंटरनेट की जगह ले लेगा। वो इस लिहाज से कि बहुत सारे काम या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हमारी होती हैं इंटरनेट के ऊपर जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने की। बस ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर या किसी एक मेन स्ट्रीम के ऊपर लाकर इसको इस्तेमाल में लाया जाए जिसको हम मेटावर्स कहते हैं या एक डिजिटल दुनिया कहते हैं या एक वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं जिसके अंदर हम जाकर जो है अपने काम कर सकते हैं। और आई होप कि आपने इसके अंदर चीज़ें देखी होंगी, समझ में आया होगा आपको कि मेटावर्स क्या होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर फिर किसी और टॉपिक के ऊपर। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।